मेहनत करो, रिजर्वेशन से आगे बढ़ रहे हो। मेहनत की परिभाषा हमें आपको वो सिखाते हैं जिन्होंने जीवन भर दान और भिक्षाटन से जीवन चलाया है और अपनी कई पीढ़ियां निर्मित की हैं। एक दो नहीं, कई पीढ़ियां, हजारों हजारों साल का इतिहास खोज के देख लीजिए। चाहे गाना हो, चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे खेती किसानी करनी हो, ना वो पहले करते थे ना वो आज करते हैं। लेकिन जितना दलाली, ठेकेदारी और इस तरह का काम है, सब जगह वो अपनी कब्जेदारी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतियां यहीं से बनती हैं, लागू उन पर होती हैं जो श्रम करने वाले। श्रम करने वालों का दुर्भाग्य यह है कि इस तरह की किसी भी पीड़ा को वो महसूस तो करते हैं, समाधान का तरीका नहीं खोज पाते। तो इस गणना से ये आपको पता चलेगा कि आप कितने हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, किस स्तर पर हैं। चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे शिक्षण प्रशिक्षण सरकारी संस्थानों में भागीदारी हो, चाहे अधिकारी तंत्र व्यवस्था का हिस्सा बनना हो, चाहे रोजगार में लोन लेने में भागीदारी हो। जितना आपका पैसा बैंक में एनपीएस होता है, उसका 1/4 हिस्सा भी आपको लोन में नहीं मिलता, उसमें 1/4 भी आपकी भागीदारी नहीं है। जबकि कोई भी सामान आप खरीदते हैं, चाहे ये जूता चप्पल आप पहन के आए हो, चाहे चश्मा पहने हो, चाहे कपड़ा पहने हो, चाहे आपने खाने का सामान खरीदा हो, चाहे तेल साबुन नून खरीदा हो, सब में आप टैक्स सामान पे करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सर्विस करता है वही टैक्स पे करता है, ऐसे आप सोचते हैं तो ये गलत है। सही ये है कि हम एक पेन पेंसिल से लेके टूथब्रश से लेके सुई धागा कुछ भी खरीदते हैं तो उसका हम टैक्स पे करते हैं और वो सरकार विकास के नाम पर लेती है, ये सही है। उसका उपयोग किसके लिए होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि उसका उपयोग कितना आपके स्वयं के विकास पर होता है। चाहे छात्रवृत्ति हो, अभी आप देखिए राजीव गांधी फेलोशिप मिलती थी, सरकार ने बंद करवा दिया। राजनेता, सम्मानित लोग, आप सबका मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ आपको ये बताने के लिए कि जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है। ये विषय ऐसा है कि बाहर जब आप इस पर चर्चा सुनेंगे तो इसमें ढेर सारे विरोधाभास आपको सुनाई दिखाई देंगे और उसमें ये कहते हुए मिलेंगे लोग कि जातीय जनगणना से देश बटेगा, झगड़े होंगे और बहुत सारी ऐसी बातें जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। 1880 से लेके 1931 तक जातीय जनगणना होती रही है और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जब आरक्षण लागू हुआ, अभी साल 1.5 साल पहले ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हुआ, तो ये सारे जो आंकड़े हैं या भारत सरकार की कोई भी योजना लागू होती है तो उसमें जो आंकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो 1931 के हैं। 1931 में भारत की जनगणना कितनी थी, आज भारत की जनगणना कितनी है और ये किस जाति की कितनी है, किस वर्ग की, किस क्षेत्र में कितनी है, ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत सरकार नहीं समझती। क्यों नहीं समझती है, उसके दो सिर्फ प्रमुख कारण है। एक, उनको ये डर है कि सत्ता पर जो जाति विशेष का दखल वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, उन्हें ये लगता है कि लोग शिक्षा में या विभिन्न संस्थानों में भागीदारी मांगने लगेंगे और वो कहीं भी एक रूप अपनी सत्ता नहीं चला पाएंगे। ये दो मुख्य चीजें हैं। अब तीसरी बात, जातीय जनगणना नहीं होने का नतीजा ये है कि वो आपको हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर जितने ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी खुली हुई है इस पर वो ज्ञान देते मिल जाते हैं कि मेहनत करो, रिजर्वेशन से आगे बढ़ रहे हो। मेहनत की परिभाषा हमें आपको वो सिखाते हैं जिन्होंने जीवन भर दान और भिक्षाटन से जीवन चलाया है और अपनी कई पीढ़ियां निर्मित की हैं। एक दो नहीं, कई पीढ़ियां, हजारों हजारों साल का इतिहास खोज के देख लीजिए। चाहे गाना हो, चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे खेती किसानी करनी हो, ना वो पहले करते थे ना वो आज करते हैं।
लेकिन जितना दलाली, ठेकेदारी और इस तरह का काम है, सब जगह वो अपनी कब्जेदारी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नीतियां यहीं से बनती हैं, लागू उन पर होती हैं जो श्रम करने वाले। श्रम करने वालों का दुर्भाग्य यह है कि इस तरह की किसी भी पीड़ा को वो महसूस तो करते हैं, समाधान का तरीका नहीं खोज पाते। तो ये जो जातीय जनगणना है, ये किसी भी पीड़ा के समाधान का तरीका है, ये आप लिख लीजिए। क्यों है ये, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। जातीय जनगणना से ये आपको पता चलेगा कि आप कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, किस स्तर पर हैं, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे आर्थिक स्तर हो, चाहे राजनीतिक स्तर हो, चाहे शिक्षण प्रशिक्षण सरकारी संस्थानों में भागीदारी हो, चाहे अधिकारी तंत्र व्यवस्था का हिस्सा बनना हो, चाहे रोजगार में लोन लेने में भागीदारी हो। जितना आपका पैसा बैंक में एनपीएस होता है, उसका 1/4 हिस्सा भी आपको लोन में नहीं मिलता, उसमें 1/4 भी आपकी भागीदारी नहीं है। जबकि कोई भी सामान आप खरीदते हैं, चाहे जूता चप्पल आप पहन के आए हो, चाहे चश्मा पहने हो, चाहे कपड़ा पहने हो, चाहे आपने खाने का सामान खरीदा हो, चाहे तेल साबुन नून खरीदा हो, सब में आप टैक्स सामान पे करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सर्विस करता है वही टैक्स पे करता है, ऐसे आप सोचते हैं तो ये गलत है। सही ये है कि हम एक पेन पेंसिल से लेके टूथब्रश से लेके सुई धागा कुछ भी खरीदते हैं तो उसका हम टैक्स पे करते हैं, और वो सरकार विकास के नाम पर लेती है, ये सही है। उसका उपयोग किसके लिए होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि उसका उपयोग कितना आपके स्वयं के विकास पर होता है। चाहे छात्रवृत्ति हो, अभी आप देखिए राजीव गांधी फेलोशिप मिलती थी, सरकार ने बंद करवा दिया। यूनिवर्सिटीज में और बहुत सारे माइनॉरिटी SC ST के लिए फेलोशिप मिलती थी, उन्होंने उसमें संख्या लगा दिया। उन्होंने कहा 100 एडमिशन लेते हैं, ऊपर से 5 को देंगे। वो कह रहे हैं छात्रवृत्ति तो जारी है, बंद नहीं हुई है, लेकिन वो दे रहे हैं सिर्फ 5 को, वो 95 को नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। तो नाम है, मतलब नाम को वो बेच रहे हैं, काम को नहीं। तो ये पता चलेगा कि किसने इन चीजों पर कब्जा कर रखा है। अगर जातीय जनगणना हुई तो ये पता चलेगा कि इसका हिसाब कहाँ है, कौन कब्जा कर रखा है और कितना कब्जा कर रखा है। सत्ता के जो स्तंभ हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे पत्रकारिता हो, इन सारी जगहों पर किसकी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी है, ये जातीय जनगणना से सुनिश्चित हो सकती है। सत्ता का हस्तांतरण होगा, इसके लिए प्रेरणा मिलेगी। अगर जातीय जनगणना होती है तो आप ये बता सकते हैं कि हम कितना हैं और हमें कितना सीट दोगे तो हम तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे संगठन, तुम्हारे राजनीतिक दल को सपोर्ट करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे। ये मांगने का जो अधिकार है वो नहीं, ये भागीदारी मिलने की जो प्रक्रिया अपने आप शुरू होगी वो तभी संभव है। और ये समझ लीजिए कि ये सुनामी है। अगर जातीय जनगणना होती है तो एक सुनामी की तरह प्रभाव डालने वाली एक कवायद है। सरकार इसीलिए 1 महीना रामलीला मैदान बुक करवा देती है ताकि आपको संसद सत्र के दौरान यहाँ पर आकर के जमावड़ा करने, अधिकार की मांग करने का अवसर ही ना मिले। जातिगत जनगणना जो है वो आपकी जो वोट की शक्ति है उसका आप उपयोग किसके लिए करते हैं और उस उपयोग का आपको फायदा नुकसान क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका मूल्यांकन कैसे होगा। तो ये जो कार्यपालिका है, विधायिका है या जो अन्य स्तंभ है सत्ता के, उन माध्यमों से आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी भागीदारी को किस तरीके से कौन कहां किन किन स्तरों पर रोक रहा है। अब इसमें क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि पंजाब में एक 17.5% के आसपास का आरक्षण खाली पड़ा है। कल्पना नहीं कर सकते कि 10% EWS का आरक्षण रातों रात लागू कर दिया गया, क्योंकि वहां पर सत्ता से लेकर के ब्यूरोक्रेसी तक का दबाव था और वो खुद काम कर रहे थे अपने लिए। यहाँ क्या है, हम दलों के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते। ये जातीय जनगणना से सुनिश्चित होगा कि आप कितनी संख्या में हैं और अपने लिए आपको क्या क्या काम करने की जरूरत है। इसमें जो एक प्रचार का
सबसे बड़ा तंत्र है जिसको हम मीडिया कहते हैं, उसके हमारे जो मेंटर है वो नारद मीडिया कहते हैं। क्योंकि नारद जी का काम था गलत सूचना को सही और सही सूचना को गलत, और इधर की बात उधर और उधर की बात इधर ला करके उसका इस्तेमाल करना, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इस्तेमाल करना, ये कला जो है वो जानते हैं। हम आप इस कला में बहुत माहिर नहीं है, लेकिन जातीय जनगणना से जो सांगठनिक एकता है, जो जातीय बिखराव है, वो उसमें एकजुटता एकरूपता आएगी, मुद्दे में समानता आएगी, समस्याओं का जो संघर्ष है उसमें एकरूपता एक साथ जुड़ाव बनेगा। अब देखिए ये जो क्यों नहीं कराई जा रही है, अब आप ये देख लीजिए कि गाय की, बाघ की, इमारत की, पुतलों की, धर्म, भाषा, जल, जमीन, आपके घर में टोटी कितनी है, इन सारी चीजों की जनगणना होती है, सिर्फ जाति की जनगणना नहीं होती है। अगर ये सवाल पूछने जाते हैं या किसी को बोलते हैं इस बारे में, तो सारे लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के इकट्ठे होते हैं और कहते हैं ये ऐसे नहीं, वो वैसे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा हो गया। अगर जातीय जनगणना हुई तो सबसे जो पहली मांग उठेगी, जो हमारे संविधान की उद्देशिका है, ये समानुपाती अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग उठेगी कि आप अनुपात में प्रतिनिधित्व दीजिए, तो हम आपके साथ खड़े होने की बात सोचेंगे। जो योजनाएं सरकार बनाती है उनका सही गठन होगा और वितरण होगा, इसका ये दूसरा है। तीसरा ये है कि जो वित्तीय नीतियां बनती हैं, जो बजट सरकार अलॉट करती है, उसका पता चलेगा। आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं और एक 2 3 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है। अगर ये काम किसी स्टेट में हो रहा होता तो ये सरकार उन पर पिल पड़ती और कहती कि इस शिक्षा को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। 4 महीने वेतन ना दे करके दिल्ली विश्वविद्यालय में लोग शिक्षा को आबाद कर रहे हैं। कारण क्या है? ये जानते हैं कि ऐसा करने से गवर्नमेंट शिक्षा संस्थान बंद होंगे और जो इनकी अपनी निजी दुकानें हैं वो बढ़ेंगी। ये दुकानों को बढ़ाने की कवायद है, ये हमें सीखना जानना होगा। किस श्रेणी में और किस वर्ग में कहां हमारा कितना प्रतिनिधित्व है, ये जातीय जनगणना से निकलेगा और उससे हम एकजुट होंगे, सोचेंगे हमें करना क्या चाहिए। जैसे आप कहीं भी किसी भी पार्टी संगठन में हैं तो आपकी संख्या कितनी है ये आपको पता चलेगा और आप लोगों पर दबाव बना सकेंगे। देखिए पार्टियां बहुत सी हैं, संगठन बहुत से हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों को जो नई बन रही हैं या जो पुरानी है उस पर लोग कब्जा कर ले रहे हैं। बहुत सारे संगठनों पार्टियों को लोगों ने खत्म कर दिया। जो विचार माननीय कांशीराम साहब ने स्थापित किया था सालों लड़के, आप जानते हैं अब जैसे तैसे उपचुप करके जिंदा है। और वैसे संगठनों को शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी तब जब जातीय जनगणना होगी और लोग इस बात को समझ पाएंगे कि हमारी भागीदारी, हमारा सहयोग कौन कर सकता है, कहां से हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इस तरह की चीजों को आगे लाने के लिए और इस तरह के बंद दरवाजों को खोलने के लिए जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा हथौड़ा है, सुनामी है। आप सबके सहयोग और उसमें भागीदारी से ही ये संभव है। आपने हमें समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मंडल, जय भीम। धन्यवाद रमाशंकर जी। हम लोग के बीच में चीफ इंजीनियर सेवानिवृत्त एनडीएमसी श्री हरबीर सिंह जी हैं, उनका संस्था स्वागत करती है। अशोक निर्वाण जी और एमसीटी